राधे राधे। तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले कहता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में साफ साफ मेंशन किए गए हैं। क्या मेंशन किया गया है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और इंजन व रेफ्रिजरेटर। प्रथम और द्वितीय करेंगे नियम तो थर्ड भी है, नियम तो शून्याकी भी है, जीरोथ लॉ भी है, लेकिन वो सब जब सिलेबस में ही नहीं है तो आप उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, यानी समझने की दृष्टि से बड़ी बात नहीं कहता, आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन जब ये नियम आया था उस टाइम तो अपने आप में बहुत बड़ा नियम था। ये नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किस नियम पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। बेसिक सा देखो, सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने किसी वेसल में, किसी पात्र में क्या डाल ली? गैस भर ली। ये गैस भरी हुई है और ये पिस्टन है, मतलब ये ऊपर नीचे गति कर सकता है। ऊपर नीचे गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी ये जो चीज़ ऐसे है ये ऊपर नीचे गति कर सकती है। और इसे मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं? इसे हम हीट कर रहे हैं, यानी इसे हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो जैसे कि नॉर्मल आप सोच के देखो, पानी को आप ऊष्मा दोगे तो क्या होगा? पहले पानी गर्म होगा, यही होता है। तो यहाँ क्या भरा हुआ है? गैस भरी है, आइडियल गैस। तो गैस पहले क्या होगी? गर्म होगी, यानी गैस के टेम्परेचर में क्या आएगा? चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस की आंतरिक ऊर्जा, गैस की इंटरनल एनर्जी में क्या आई है? चेंज आई है। आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। फिर जब गैस फुल गर्म हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? गैस फैलने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड होना चाहेगी। तो गैस फैलेगी तो पिस्टन यहां से सरक के कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कितना विस्थापित हो गया? dx। अब विस्थापित हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, क्या लगा है? फोर्स लगा है। क्या लगा है? फोर्स पता है तो प्रेशर भी निकल जाएगा। तो फोर्स लगा है और विस्थापन हुआ है। फोर्स इंटू विस्थापन क्या होता है? किया गया कार्य। क्या होता है? वर्क डन। किया गया कार्य। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये नियम क्या कहता है कि हमने गैस को बाहर से एनर्जी दी, यानी बाहर से हमने क्या दी? उसको हीट दी। तो उस हीट के कारण पहले तो क्या होगा? गैस की इंटरनल एनर्जी जो है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। फिर गैस फैलेगी, यानी बची हुई जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्य में। बची हुई हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्य में। यानी गिवन हीट जो है वो क्या करेगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगी? वृद्धि, प्लस क्या करेगी? कार्य मतलब इस चीज को धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्य ही हो रहा है। इसे मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? डेल क्यू क्या है? दी गई ऊष्मा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा को यू से लिखते हैं तो किसे लिखूंगा? डी यू से। वर्क डन, किया गया कार्य, डी डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब इसमें एक छोटी सी बात और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां मैंने क्या लिखा? डेल लिखा, यहां मैंने क्या लिखा? डी लिखा।
क्या मैथमेटिक्स की बात है, सिंपल याद रखना। ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यथार्थ अवकलन। इनका यथार्थ अवकलन नहीं होता, इतना डीप नहीं जाना आप लोगों को, ऐसे ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिमाग में रखो। जैसे घर में हमने क्या किया, किसी बर्तन में पानी डाल के रखा, उसे क्या किया हमने, उष्मा दी। पहले उष्मा क्या थी, Q1, हमने उष्मा दी तो Q1 से उष्मा कितनी दी, Q2। पहले कुछ ना कुछ उष्मा रही होगी, तो Q1 से कितनी होगी, Q2। चेंज इन हीट कितना हुआ, dQ। ये डेल क्यू के कारण क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। पहले आंतरिक ऊर्जा क्या रही होगी, U1, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया, U2। तो चेंज कितना हुआ, du। और जितना इसको गर्म होना था उतना गर्म हो गया। अब जो बची हुई हीट है वो क्या कर रही है, पिस्टन को ऊपर की ओर क्या दे रही है, धक्का। क्या दे रही है, धक्का, यानी बल गुणा में क्या हो रहा है, विस्थापन क्या होता है, किया गया कार्य। ए से गुणा, ए से भाग कर दो, ये क्या होता है, प्रेशर। ये क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम। तो क्या बन जाता है, कार्य। आपको इसमें तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ जो है वो उष्मागति जो है, वो उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। और दूसरा क्या बता रहा है कि जो हम उष्मा दे रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य। और इस नियम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, सीखने की चीज क्या है, उष्मा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्य में। उष्मा वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, कार्य में। कार्य क्या होती है, किसी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। यानी ये कार्य कौन कर रहा है, उष्मा। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं उष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है। उष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है। और दूसरा यहां से जो इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आएगी, जो दिमाग में आपको रखनी है, वो रखनी है, कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है, उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। हमने हीट दी, क्या मिला, कार्य। यानी W इज प्रोपोर्शनल टू Q कह सकते हो आप। हमने क्या दिया, उष्मा, उष्मा से क्या मिला, कार्य। तो उष्मा और कार्य को आपस में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, E बराबर mc², मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। उसी तरीके से ये चीज भी होती है। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा हम ये देखते हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है, दी गई उष्मा बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो लिखो आप लोग। तो ये आपकी क्वेश्चन है जो कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर बेस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निकाय को, निकाय मतलब सिस्टम, गैस का कोई सिस्टम है, उससे 110 जूल उष्मा दी जाती है, जिसकी उष्मा 40 जूल है, तो फिर किए गए कार्य की मात्रा होगी। किए गए कार्य की मात्रा आपसे पूछी है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, उष्मा दी जाती है यानी डेल क्यू कितना है, 110, जिसकी उष्मा 40, उसके पास पहले से एनर्जी कितनी है, 40 जूल। यानी उष्मा आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कितनी है, 40 जूल। किया गया कार्य आपसे पूछा है, बस जिसको समझ याद है वैल्यू रखनी है, काम खत्म। 110 इधर आके माइनस का 40, आंसर क्या आ गया, 70 जूल। भाई इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है संभव हो सके तो कमेंट कर देना भाई, हालांकि उम्मीद नहीं है मुझे आप लोगों से। थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड में क्या मुश्किल है, थर्ड में तो यही है, दी गई उष्मा कितनी है, 6 किलो कैलोरी, किया गया कार्य कितना है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यानी पूछा क्या है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पूछा क्या है, डेल यू। दो चीजें दे रखी है, दी गई उष्मा यानी डेल क्यू कितना है, 6 किलो कैलोरी। दूसरा क्या पूछा है, किया गया कार्य कितना है,
6 जूल किलो जूल। क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, देखिए यहाँ वैल्यू लिखोगे। क्या पूछा है, डेल क्यू कितना है 6 किलो, इसकी 3 लगा दिया आपने। डेल यू आपसे पूछा है, डेल डब्ल्यू कितना किया 6 10 की 3। आंसर क्या आ गया 0। क्या आ गया 0, गलत। समझ आ रहा आप लोगों ने कहाँ गलती की है? गलती यहाँ की है। देखो दिस इज किलो कैलोरी एंड दिस इज किलो जूल। ऊपर वाले दोनों सवालों में देखो, ये जूल ये जूल, ये कैलोरी और ये भी कैलोरी है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, ये भी कैलोरी है, लेकिन इसके अंदर दोनों की मात्रा क्या है, अलग अलग। तो या तो क्या करो, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा भी। जो डेल यू आपसे किससे पूछा है, डेल यू का ऑप्शन जूल में है, तब तो कैलोरी को जूल में बदलो। अगर डेल यू का ऑप्शन कैलोरी में है तो जूल को कैलोरी में बदलो। यानी दोनों का मात्रा क्या करना पड़ेगा, सेम, और सेम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। एक कैलोरी बराबर अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। 4.182 लंबा होता है, लगभग याद रख लो। तो इस कैलोरी को हटा के मैं क्या कर देता हूं, यहां पर 4.2 लिख देता हूं। अब ठीक है, समझ गए? ये कैलकुलेशन करना भी है, काट मत देना कि ये कहीं का मैथ ज़्यादा ही फास्ट होता है, ऐसे फटाफट काट दोगे, काट मत देना, ये ऐसे बनेगा ये। तो फर्स्ट लो पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको देखना है कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है। गलतियां अक्सर क्या होती है, वहां ऑप्शन, जैसे पहला प्रश्न है, वहां 150 का भी ऑप्शन आएगा और 70 का भी ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे। तो इजी क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि आप उसमें शहीद हो जाओ। तो ये ध्यान देना भी क्या पूछा है क्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन 0 मिलेगा, वहां ये आपस में कैंसिल करके 0 कर दोगे। तो ऐसे छोटे छोटे हल्के क्वेश्चन है, बट यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो ये था आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम थ्योरी है, स्टेटमेंट है, वही याद रखनी है। आएगी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी वहां से, अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल है नहीं बनेगा, कोई न्यूमेरिकल है नहीं बनेगा। स्टेटमेंट क्या है पता है? पता है तुम्हें? बताऊं? रहने तुम हैं, बताओ, जाननी थी स्टेटमेंट, या कभी पढ़ी है? कभी तो पढ़ी भी होगी। स्टेटमेंट क्या कहता है? जैसे पानी ऐसे फर्श है, तो पानी हाई लेवल से लो लेवल पे अपने आप चले जाएगा। अपने आप मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, प्रकृति के कारण। क्या लो लेवल से हाई लेवल पे पानी अपने आप आएगा? नहीं आ सकता ना। अगर लेके आना है तो हमें बाहर से कार्य करवाना पड़ेगा। जैसे या तो आपको बाल्टी बाल्टी फेंकना पड़ेगा, या आपने पंप मोटर लगा के भेजना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा। यहां से जाना चाहते हो, जैसे कि टंकी में पानी है, नीचे अपने आप आ जाता है, लेकिन नीचे से टंकी में पानी जाने के लिए आपको मोटर यानी पंप का सहारा लेना पड़ता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फॉलो करता है, लो से हाई फॉलो नहीं करता। उसी तरीके से सेकंड लॉ क्या कहता है, हीट जो है उष्मा, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो अपने आप आ जाएगी। जैसे मान लो आपने एक यहाँ गर्म पानी लिया, दूसरे बर्तन में ठंडा पानी लिया, दोनों को आपसे टच करवाओगे ऐसे, तो गर्म पानी से ठंडे पानी की हीट अपने आप जाती है। यानी गर्म पानी का टेम्परेचर घटता है, ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का जो फ्लो है वो नेचुरली होता है, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो अपने आप है नहीं हो सकता। लो टेम्परेचर से
हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो अपने आप नहीं हो सकता। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है ये दो कथनों पर आधारित है, दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है? ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप अपने आप यानी स्वतः नहीं हो सकता। फ्लो ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ऑटोमेटिकली बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल ऑपरेटर से तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि जैसे कि आपको भी पता है 100% दक्षता किसी चीज की नहीं हो सकती, 100% आपको आउटपुट है नहीं मिलेगी। जैसे मैंने अभी कहा था ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। डब्ल्यू समानुपाती क्या बताया? क्यू। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि ठीक है आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो बट 100% नहीं कर सकते। 100% हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या है आपके ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की दूसरी स्टेटमेंट। तो इसमें रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस अगर है, जिसने इतनी कॉमन सेंस वाली फिजिक्स पढ़ी है उसको पता है हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप नहीं होता, और किसी भी मशीन की या किसी भी तरीके से हम एफिशिएंसी दक्षता 100% नहीं कर सकते, यानी टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू टोटल वर्क डन टोटली। तो ये आपकी सेकंड लॉ है, हो गया, इजी था ना? हाँ। अब सुनो, जहां से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट में, उससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और चांस से आपके इस बार भी क्वेश्चन आ जाए, वो है आपका टॉपिक है इंजन। कार्नो इंजन इसी के अंदर आ जाएगा। इंजन, इंजन क्या चीज होता है? देखो पहले इंजन की डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन वो होगी सीपीटी। जैसे कहते हैं बल्ब, बल्ब जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन है? बल्ब क्या चीज है? एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करे, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करे। हीटर पूछे, हीटर क्या है? ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करे। जनरेटर पूछ ले आपसे, जनरेटर, जनरेटर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। विद्युत मोटर से पूछे तो हाँ, मोटर जो पंखे में लगी होती है, हर जगह लगी होती है, क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले जाए इंजन क्या चीज है? इंजन, इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? वर्क में। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ने मैं बता दी, पर करेंगे कैसे? करने के लिए जो डिवाइस चाहिए, वो जो युक्ति है, उसका नाम क्या होता है? इंजन। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जैसे आप देखते हो अपने बाइक में, गाड़ियों में इंजन लगा हुआ है, वो भी तो इंजन है, सेम इंजन पढ़ रहे हैं हम। वो भी तो क्या कर रहा है? हीट को कार्य में बदल रहा है। कार्य भी कौन सा? मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा में। हीट कहां से लेके आ रहा है? पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं? इंजन में जाके ब्लास्ट होते हैं, जलते हैं, जलते हैं तो उसमें क्या मिलती है? उष्मा। उस उष्मा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में यानी कार्य में कन्वर्ट करता है कौन? इंजन। उष्मा मिलती कहां से? फ्यूल से। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। ये हमारे पास क्या है? कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे कि मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं, फ्यूल है, ठीक है। तो क्या होगा? इस फ्यूल को जलाने के लिए में क्या चाहिए? हीट। हीट कहां से मिलती है? हाई टेम्परेचर से। सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है? T1। T1 से क्या मिली? हीट कितनी? Q1। तो Q1 हीट मिली। इस हीट, एक मिनट, सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस को हीट मिली। वर्किंग सब्सटेंस क्या किया? कार्य है। क्या किया? कार्य। अब Q1 में से W कार्य हो गया, बचा कितना? Q1 माइनस W। 100% तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो यहाँ से 100 लिया, 100 में 70 क्या हो गया? कार्य है। बचा कितना? 30। 30 कहाँ चला गया? सिंक में, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? T2। अब हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि एनर्जी का फ्लो
T1 से T2 क्यों हो रहा है और हो रहा है, तो अंडरस्टूड वाली बात है T1 इज ग्रेटर देन है T2, T1 इज ग्रेटर देन है T2। दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर मैं आइडियल इंजन की बात करूं जैसा कि कार्नो इंजन की बात करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं सोर्स और सिंक की स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। ये किसकी बात होती है, आइडियल इंजन की बात कर रहा हूं मैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ विशिष्ट ऊष्मा इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है आप इसे जितनी मर्जी हीट ले लो, इसे जितनी मर्जी हीट दे दो, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जितनी मर्जी हीट लो, जितनी मर्जी हीट दो, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ऐसा सिर्फ कब होता है, आइडियल केस में। कब होता है, आइडियल केस में। ये सब चीज़ें समझ आए तो ठीक है, ना आए तो एक बात याद रख लेनी है। कौन सी बात याद रखनी है, बस ये वाली, नीटा। नीटा क्या होती है, दक्षता। क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में नंबर है 70%, 70% आपकी क्या है, एफिशिएंसी। किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या होती है, दक्षता। दक्षता कैसे निकालोगे, जैसे आप अपने पेपर में परसेंटेज कैसे निकालते हो, जैसे आपकी मैंने कहा 70% नंबर आए, कैसे कहते हो, कह जी 150 का पेपर था, उसमें से आपके 120 नंबर आए, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, परसेंट बनाना, बाकी नंबर तो आपके यही आए ना। तो ये क्या था, इनपुट, आपके पास पेपर कितने का दिया गया और उसमें से ये क्या है, आपके आउटपुट। आउटपुट अपन इनपुट करते हैं, क्या आ जाती है, आपकी दक्षता। तो दक्षता तो सेम ही रहेगी, यहाँ भी तो सेम ही चीज़ है। आउटपुट अपॉन है इनपुट, परसेंट बनाना है तो क्या कर दो, तो से मल्टीप्लाई। अब आउटपुट में कौन आ रहा है, कार्य है, कितना आ रहा है, W। इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1। और इसे ऐसे लिख दें तो Q1 माइनस W बराबर क्या ले लेता हूं मैं, Q2 लिख देता हूं इसको। क्या लिख देते हैं, Q2। तो यहां से W बराबर क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है, सोर्स से ली गई ऊष्मा, Q2 क्या है, सिंक को दी गई ऊष्मा। तो क्या बन गया ये, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q2। इसे अलग अलग लिख दो खोल के, यानी Q2 इसके नीचे भी है, सॉरी ये इसको ऐसे लिख दें हम, क्या दिक्कत है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 माइनस है Q1। और इसे टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें तो Q2 किसको मिल रही है, सिंक को, तो सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये आपको याद रखना है, बाकी कोई स्टोरी याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, ये याद होना जरूरी है। इस पर ही आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इसी पे आपके क्वेश्चन है बनेंगे। लास्ट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंट बनाने के लिए। प्रतिशत ना बनाना हो तो हमें 100 की भी जरूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मूला कैसे भी करके अपने दिमाग में छाप लो, मैंने एग्जाम्पल दे के बता दिया आपको, इसमें कन्फ्यूज मत होना। बस अपना पेपर के नंबर यहाँ लिख लेना, कितने में से कितने आए, अपने आप तुम्हारी दक्षता निकल जाएगी। तो इस टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। एक क्वेश्चन के मैंने 3-4 पार्ट बनाए हैं, ये ऑप्शन नहीं है, इसी क्वेश्चन के पार्ट हैं। एक कार्नो इंजन 600 केल्विन व 300 केल्विन के मध्य कार्य करता है। इंजन 600 केल्विन वाले स्रोत से पर साइकिल 1000 जूल ऊष्मा लेता है। इतनी बात इसने दे रखी है। पूछा क्या है, इंजन की दक्षता। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इंजन की, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। दक्षता पूछा मतलब क्या जानना चाहता है, नीटा। अब नीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस Q2 बाई Q1 और 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो 1 माइनस है T2 बाई T1। अब दिक्कत क्या आएगी, ये नहीं पता चलेगा कि T2 कौन सा है और T1 कौन सा है।
T2 कौन सा और T1 है कौन सा है। एक बार इसको T2 मान लो, एक बार इसको मान लो, अपना पता लग जाएगा कौन सा क्या है। मतलब एक बार तो क्या करो 600/300 और एक बार क्या करो 300/600, उत्तर निकालो, अपने आप पता लग जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 300 से भाग दोगे 2, इसका उत्तर कितना आएगा 1/2। 1/2 का तो मतलब समझ आता है 50%, इसका मतलब समझ आता है क्या। तो दिस इज रॉन्ग। पता लग गया T2 कौन है T1 कौन है। T2 क्या होता है सिंक का ताप, T1 क्यों कौन होता है सोर्स स्रोत का ताप। और स्रोत का ताप हमेशा क्या होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला कहाँ आएगा नीचे और ये क्या आएगा ऊपर। वैसे भी आगे प्रश्न में दे रखा है 600 किलो स्रोत है ना, 600 केल्विन वाला क्या है स्रोत। ये ना दिया हो तो भाई ऐसे दोनों रखे देख लेना, आइडिया हो जाएगा। एक दो बार करोगे तो अपने आप पता लगने लग जाएगा T2 कौन हो रहा है T1 कौन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 50%। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है सारा, फॉर्मूला याद क्वेश्चन खत्म। दूसरा पूछा है इंजन द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, किया गया उपयोगी कार्य। देखो इंजन ने कितनी ऊष्मा ली 1000 और इंजन की दक्षता कितनी है 50% काम करने की। अब जैसे आप लोगों की दक्षता कितनी है 50% नंबर लाने की, मैं कहता हूँ 200 का पेपर आया है तो आप कितने नंबर आएंगे 100, 500 का पेपर आया तो आप कितने आएंगे 250, क्योंकि आपकी दक्षता ही 50% करने की है। तो वही है इस इंजन की दक्षता कितनी है 50%, तो 1000 जूल इसने ली तो काम में कितनी लेगा 500 जूल। अंडरस्टैंड है 50% ही काम कर रहा है। सिंक को कितनी दी 1000 आई थी 500 काम में लगा दी तो बची कितनी 500। समझा की बात। 1000 लिया, 1000 में से 50% काम पे लगाई, यानी 500 क्या लगाई काम पे, बाकी 500 जो बच गई उसे इसने क्या कर दिया सिंक को दे दिया। कॉमन सेंस। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये बताओ, ये अच्छा पॉइंट है, ये तो जोड़ घटा कर दोगे आप लोग। ये बताओ मुझे क्या करना है, इंजन की दक्षता 20% बढ़ानी है, एफिशिएंसी 20% बढ़ानी है। तो बढ़ाने के तरीके क्या हैं, पहले तरीका बताओ कैसे। देखो दक्षता जो है किस पे डिपेंड कर रही है T2 और T1 पे। मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है बढ़ानी है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी वैल्यू में, बताओ क्या किया जाए। देखो परिवर्तन तो आप यहीं करोगे, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको बढ़ा दें या इसको घटा दें। यानी पॉसिबिलिटी क्या क्या सुनो, जैसे ये है एक पॉसिबिलिटी, तो ये है T2 को बढ़ा दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि T2 को घटा दिया जाए, पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है T1 को बढ़ा दिया जाए। और चौथी क्या पॉसिबिलिटी है T1 को घटा दिया जाए। चारों में यानी हम एक एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं अभी, तो इन चारों में से किस तरीके से दक्षता बढ़ सकती है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या किया जाए, दक्षता बढ़ानी है तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन पे विचार करके देखें, पहले ऑप्शन पे ही। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं 1 - 300/600, उत्तर कितना आया 1/2 आया। अगर ऐसा कर दिया जाए तो 500/600 कर दें तो, यानी मैंने T2 को बढ़ाया है, इस ऑप्शन को यहां लागू किया मैंने, तो उत्तर कितना आएगा करके देख लो भाई, इतना तो मैथ आता ही होगा। 1/6 दक्षता बढ़ी घट गई, इसका उत्तर कितना आता है 0.5, इसका उत्तर कितना आएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो गई घट गई,
लेकिन हमें क्या करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो दिस ऑप्शन इज गोइंग रॉन्ग। तो क्या करें, इसको ट्राई करें। 300 की जगह मैंने 100 कर दिया, कितना कर दिया 100। अब बताओ कितना उत्तर आएगा, 5/6 कितना आ गया, इससे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्या, 0.7 के आसपास जा रहा है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक तरीका तो ये है, यानी एक तरीका तो ये पॉसिबल है कि आप T2 को घटा दो। यहां देखो T1 में अगर मान लो T2 हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो T1 में क्या करें, तो अंडरस्टूड है T2 को घटाओ तो T1 को बढ़ाना ही पड़ेगा, उल्टा मैं तो लगा सकते हो ना। तो दो तरीके हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंजन की दक्षता बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं इसको शब्दों में लिख देता हूं यहां पर। बढ़ाने के दो तरीके मेरे पास। पहला तरीका क्या है, सिंक का जो टेम्परेचर उसमें क्या कर दी जाए, कमी, T2 में क्या कर दी जाए, कमी। दूसरा तरीका क्या है, सोर्स के टेम्परेचर T1 में क्या कर दी जाए, वृद्धि, क्या कर दी जाए, वृद्धि। हालांकि दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, पर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे ऑप्शन नीचे देखोगे ना तो ऑप्शन में मिलेगा सिंक की ताप इतना बढ़ाया, सिंक का ताप इतना घटाया, तो ऐसे। अब क्वेश्चन करो, दक्षता 20% बढ़ानी है, इस तरीके से बढ़ानी है, ठीक है। इस तरीके से कैसे बढ़ाओगे बताओ, कितना टेम्परेचर किया जाए। पहले क्या था, पहले ये था 1 - 300/600, दक्षता कितनी थी, 50%, ठीक है। अब दक्षता 20% बढ़ानी है, यानी अब हमें दक्षता कितनी करनी है, 70% करनी है। तो 1 इस तरीके से करनी है, T2 को डिक्रीज करना है, तो 300 में से मैंने कितना x घटा दिया, बटा में क्या हो गया 600। 300 में से x, ये तो देखो ये चीज समझने भी घटाना है जोड़ना, इसके लिए आपको दिमाग लगाना ही है, तभी मैंने सारी स्टोरी बताई है। 300 में से x को मैंने क्या किया, घटाया, उत्तर क्या आ गया 70। अब x का मान निकाल लो, बात खत्म। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 - 300 - x 600। 70% को सबसे पहले ऐसे लिखो, प्रतिशत को हटाना पड़ेगा आपको। अब इसे हल कर लोगे, मैं कराऊं, हैं करा दूं हल, चलो करवा देते हैं। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 600 300 - x बटा में 600, 70 बटा में 100, दो जो कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कितना बच गया 300 + x बराबर है 42। तो x = 258, क्या देख लेना जो भी है। ये x की वैल्यू कितनी कर दिया, 258। यानी अब नया टेम्परेचर क्या होगा, नया टेम्परेचर आपसे पूछ ले तो पहले 300 था, 300 में से 258 घटा दो, कितना बच गया, ये बचेगा। यानी 42 डिग्री टेम्परेचर में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं सिंक के थ्रू नहीं जाना चाहता, मैं सोर्स के थ्रू जाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन में आप यूं कर दो, तो इससे आपका सोर्स की फॉर्म में क्या आ जाएगा, आंसर है आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मानवीय त्रुटि हुई हो तो भूल चूक लेनी देनी है। कंसेप्ट यह समझ आई बात, क्या मैं जिस कंसेप्ट पकड़ने आया कि दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो सिंक का टेम्परेचर कम कर दो, या क्या कर दो सोर्स का टेम्परेचर है बढ़ा दो। कितना कम करना है, मान लो x कम किया हमने, तो तरीका बता दिया। कितना बढ़ाना है, x बढ़ा के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। हालांकि इतना ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, यहां तक क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हमें आना चाहिए, है ना, हमें आना चाहिए। अब एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आज, हर दूसरे तीसरे पेपर में देखा जाता है कि कार्नो इंजन है, वो क्या कर रहा है, ऐसे लिखाता है, एक कार्नो इंजन हिमांक बिंदु
और भाप बिंदु के बीच कार्यरत है, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के बीच कार्यरत है, तो उसकी एफिशिएंसी बताओ। सीधा सा क्वेश्चन आता है एक लाइन का। एक कार्नो इंजन, फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीमिंग पॉइंट जो है, दोनों के बीच क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो नीटा बताइए क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है। हिमांक बिंदु किसका, पानी का, लिखाएगा साथ में। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का भाप बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर का साई मात्रा केल्विन होता है, तो 273 केल्विन, और ये आपका 373 केल्विन, ये तो आता होगा ना। अब नीटा 1 माइनस T2 बाई T1, अब तक आपको समझ आ गया होगा ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। ठीक है, हल कर लेना है इसको। इसका आंसर मेरे ख्याल 20-21% के आसपास आता है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर हाल में क्वेश्चन आता है। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली फेवरेट है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो देखो लोग शहीद हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। सीधा सा क्या पूछा है, एक इंजन है T1 और T2 के मध्य कार्यरत कर रहा है, दक्षता बताइए। दक्षता का सूत्र क्या होता है, नीटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1, एलसीएम लेंगे क्या बन गया T1 माइनस T2 बटा में T1। ये लो, इजी सा क्वेश्चन था। आप भी ऐसे करेंगे, हर एक ऐसा करेगा, बट दिस इज रॉन्ग। तभी तो मैंने कहा शहीद हो जाएंगे। आंसर है लेकिन गलत है। ये तो तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं वहाँ पे परीक्षा में लगता है क्या बात है मेरा सही है, आंसर की आती है फिर चिल्लाते हैं नहीं 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 आंसर की गलत आई है। सुनो ये कैसे होगा, ये गलत क्यों है, इसके कारण ये गलत है। ये जो वर्ड लिखा है ना, इसके कारण। मैंने क्या कहा था अभी, शुड बी इन केल्विन, शुड बी इन केल्विन, शुड बी इन केल्विन। तो सूत्र वही है हमारा, देखो 1 माइनस T2 बाई T1, लेकिन डिग्री सेल्सियस में है तो पहले किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें 273 जोड़ दो, इसमें 273 है जोड़ दो, बन गया केल्विन। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसको हल करना पड़ेगा। हल करो, एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या बनेगा T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस 273। तो क्या ऑप्शन बनेगा, डी। समझे क्या है, धोखा, धोखा हो गया, धोखा। समझ गए ना, ब्रैकेट खोलो, कट जाएगा आपस में, ये बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत कुछ चेक हो रहा है, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एग्जाम का प्रेशर, उतावलापन, एक्साइटमेंट, सब चीज़ें चेक हो जाती है क्वेश्चन में। प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक आदर्श रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर का ताप -13 डिग्री सेल्सियस है, इंजन की दक्षता 17 डिग्री सेल्सियस है, हवा का ताप होगा, क्या करोगे। इंजन की दक्षता है, यानी कि रेफ्रिज क्या है, हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम क्या होता है, ठंडी चीज़ को ठंडा करना। हाँ, ठंडी चीज़ को ठंडा करना फ्रिज का काम होता है। जैसे आपने दूध रखा, दूध का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, फ्रिज में रखा, 25 से टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका 8 डिग्री। तो क्या किया उसने, टेम्परेचर डिक्रीज तो किया है, ठंडा वस्तु को और ठंडा तो किया है उसने। तो यहाँ भी यही हो रहा है। देखो इतना पता है, दक्षता दे रखी है, एक टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, कैसे करोगे। सबसे पहले तो इस समस्या को हल करना है। -13 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में। तो क्या कर दो, प्लस 273 कर दो, तो क्या बन जाएगा 260 केल्विन। एक समस्या तो यहाँ ख़त्म। ठीक है, नीटा दे रखा है आपको 17%,
सूत्र में पता है 1 माइनस T2/T1। अब ये डिसाइड करना है कि ये जो चीज़ है वो आपकी T2 है कि T1 है। जिसने ये डिसाइड कर दिया, नेटा पता है, ये वैल्यू यहाँ पता है, रखोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतनी बार डिसाइड करना सीख जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो सोचो, सोचा और कितना सोचोगे? देखो वहाँ ऑप्शन दोनों मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप इसे T2 कंसीडर करके उत्तर निकालोगे, जो उत्तर आएगा वो मिलेगा। इसे आप T1 कंसीडर करके जो उत्तर निकालोगे वो उत्तर भी मिलेगा। उत्तर दोनों मिलेंगे आपको। तो सोच समझ के और अपना कंसेप्ट लगा के यहाँ काम करना है। हो क्या रहा है देखो, -13 डिग्री सेल्सियस है किसका? फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर। बाहर कौन है? हवा। अब एक बात बताओ, हवा गर्म होगी या फिर फ्रिज अंदर से गर्म होगा? ज़्यादा गर्म कौन है? यानी ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, हवा का या फ्रीजर का? ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? हवा का। बाहर हवा तो गर्म है, फ्रिज अंदर से ठंडा होता है, यानी हवा का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। हवा का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। और अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ लिखा था, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स। जिसका टेम्परेचर कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। तो ये आपका बनेगा, इसकी जगह लिख देना 17/100। T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। बाकी मैं कारण और योजन के आपको एक अलग से असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस पर सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे, ट्राई करना। इजी चैप्टर है और एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा यहाँ से। अगर एग्जाम में बिल्कुल हल्के मूड में हुआ तब तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम पे पूछ लेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा आपको चेक करना है, तो ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमने किए हैं 3-4 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो इंजन में पूरा चांसेस है क्वेश्चन आने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं ना, अंडरलाइन। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसकी असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। फिर उसका सॉल्यूशन तो करवाना ही है हमेशा की तरह, कौन सी बड़ी बात है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छा खाए पिए, हल्का खाए पिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि दबा के खाएं, दबा के खाओगे फिर दबा के सो जाओगे। तो नींद को साइड में रखना है। नींद और मोबाइल, 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर लो, सफलता आप लोगों की है। ये 2 से सब चीज़ें मुश्किल हैं। नींद तो फिर भी कर लें, इस मोबाइल का क्या करें? सर अब तो आप पढ़ा भी मोबाइल में रहे हो, थैंक्स टू कोरोना है। इसी बहाने से घर वालों ने फ़ोन दिलवा दिया। चलो समझदार बच्चे हो आप लोग, पढ़ोगे मुझे पता है। तो बी कंटिन्यू, असाइनमेंट मिल जाएगी और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।